नमस्कार दोस्तों, हिंदी काव्य धारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें अपन इंडिया, वर्ल्ड एंड राजस्थान करंट जीके की बात कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या है। पहला, वायुसेना 62 साल के बाद अब MiG-21 रिटायर करेगी। भारतीय वायुसेना में 62 साल तक सेवा देने वाले MiG-21 लड़ाकू विमान 19 सितंबर को रिटायर होगा। यानी भारतीय वायुसेना ने 62 साल तक सेवा देने वाला जो MiG-21 लड़ाकू विमान है उसको रिटायर करने का फैसला लिया है, जो 19 सितंबर 2025 से रिटायर होंगे। इसे 1963 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था। इसे शामिल कब किया गया था? पहली बार 1963 में शामिल किया गया था और अब 2025 में इनको क्या कर रहे हैं? रिटायर कर रहे हैं। तो ये लगभग 62 साल तक है वो इंडियन एयरफोर्स में MiG-21 जो फाइटर प्लेन है इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि MiG-21 है वो रिटायर होने जा रहा है। ये भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट है। सुपरसोनिक किसको बोलते हैं? यानी जिसकी गति ध्वनि से भी तेज हो उसको सुपरसोनिक बोलते हैं। तो MiG-21 जो फाइटर जेट है इसकी जो स्पीड है वो ध्वनि की स्पीड से भी ज़्यादा थी और ये भारत का पहला सुपरसोनिक है MiG-21 जिसे 19 सितंबर 2025 से रिटायर कर रहे हैं। रिटायर करने का आप अभी देख रहे हो कि MiG-21 बहुत पुराने जहाज हैं जिन्हें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों ने तो क्या है पहले ही बंद कर दिया था और इंडिया में अभी कंटिन्यू ये सेवा में था और बहुत ज़्यादा है वो अभी ये क्रैश होने लगे और इसी वर्ष 2025 में भी ये 3-4 फाइटर जो जेट है वो क्रैश हो चुके हैं और कितने ही जो हमारे देश के वीर जवान हैं वो इसमें शहीद हो रहे हैं। इसलिए इनको भारतीय वायुसेना ने अब रिटायर करने का फैसला किया है। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की फर्स्ट डिप्टी MD गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF उनकी पहली डिप्टी MD यानी उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। वे 2019 में IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी। अब वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम करेगी। गीता गोपीनाथ जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की जो पहली डिप्टी MD थी उन्होंने इस्तीफा दिया है। 2019 में वो इसी जो संस्था है IMF उसकी चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी यानी मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी। बाद में इनको फर्स्ट डिप्टी MD बनाया, लेकिन अब इन्होंने अपना इस्तीफा है वो दे दिया है और अब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें बतौर प्रोफेसर है वो काम करेगी। केंद्र सरकार ने भारत UK मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी। इस पर भारत और ब्रिटिश PM की मौजूदगी में लंदन में हस्ताक्षर होंगे। लक्ष्य है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर तक पहुंचे। हमारी जो केंद्र सरकार है, भारत सरकार, उन्होंने एक समझौते को मंजूरी दी है जो भारत UK मुक्त व्यापार समझौता है। यानी भारत और ब्रिटेन के बीच में फ्री जो ट्रेड मुक्त व्यापार समझौता है उसको मंजूरी दी है। इस पर जो दोनों देशों के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, इनकी मौजूदगी में इस समझौते पर लंदन में हस्ताक्षर होंगे और इस समझौते का लक्ष्य है कि 2030 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है दोनों देशों के बीच में वो 120 अरब डॉलर तक पहुँचे। ये इनका टारगेट है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मुक्त व्यापार समझौता है वो किन दो देशों के बीच हुआ है, भारत और UK,
और इनका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 120 अरब डॉलर तक पहुँचे। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दिए। ये फैसला युवा सशक्तिकरण के लिए किया गया है। दिल्ली सरकार दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रेखा गुप्ता सीएम है। तो उन्होंने ओलंपिक जो पदक विजेता है और पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं की जो पुरस्कार राशि 3 करोड़ थी, पहले कितनी मिलती थी 3 करोड़, जिसको बढ़ाकर अब 7 करोड़ रुपए कर दिए। ये फैसला युवा सशक्तिकरण के लिए लिया गया है, क्योंकि आप देखोगे कि ओलंपिक हो चाहे पैरा ओलंपिक, इनमें जो खिलाड़ी होते हैं वो युवा खिलाड़ी होते हैं। तो युवाओं के सशक्तिकरण के लिए ये दिल्ली सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि ओलंपिक जो प्रतियोगिताएं हैं और पैरा ओलंपिक में जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनकी प्रतियोगिताएं होती है। तो इनकी जो पुरस्कार राशि पहले 3 करोड़ थी, अब 7 करोड़ रुपए कर दिए, यानी 3 से 7 ये कर दिए दिल्ली सरकार ने। तमिलनाडु सरकार अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए देश का पहला केंद्र बनाएगी। इसके तहत पश्चिमी घाट की 4 प्रजातियों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। कौन से राज्य की बात हो रही है? तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु राज्य ने जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है जो तमिलनाडु में ही है, उसमें हॉर्नबिल संरक्षण के लिए देश का पहला केंद्र बनाएगी। यानी देश का पहला जो हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र है वो किस राज्य में बनेगा? तमिलनाडु राज्य में बनेगा। और कौन से टाइगर रिजर्व में बनेगा? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। हॉर्नबिल एक पक्षी होता है जिसको हिंदी में धनेश पक्षी भी बोलते हैं, यानी धन का स्वामी। इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है इस पक्षी को। तो इस पक्षी के लिए तमिलनाडु सरकार अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में देश का पहला जो हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र है वो बनाएगी। इसके तहत पश्चिमी घाट की 4 प्रजातियों के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। यानी इसके तहत हॉर्नबिल का तो संरक्षण होगा ही होगा, इसके साथ ही जो 4 प्रजातियां और है उनके संरक्षण पर भी जोर दिया जाएगा जो पश्चिमी घाट से रिलेटेड है। आप जानते ही हो कि भारत के अंदर मुख्य रूप से 2 जैव विविधता जो तप्त स्थल है, हॉट स्पॉट, वो है एक तो पश्चिमी घाट और एक पूर्वी हिमालय। तो ये पश्चिमी घाट की जो प्रजातियां उनके संरक्षण पर जोर दिया जाएगा और ये तमिलनाडु सरकार द्वारा देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के पानीपत में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा। ये संयंत्र इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी में स्थापित होगा और हर साल 10,000 टन हरित हाइड्रोजन बनाएगा। कहाँ पर बनेगा? भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र क्या बनेगा? हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा जो भारत का सबसे बड़ा होगा और हरियाणा के पानीपत में बनेगा। कहाँ बनेगा? हरियाणा के पानीपत में। ये जो IOCL कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, उस कंपनी के द्वारा स्थापित होगा और जिसमें हर साल 10,000 टन हरित हाइड्रोजन बनाएगा। प्रतिवर्ष कितना है वो हरित हाइड्रोजन बनाएगा ये संयंत्र? 10,000 टन। कितना? 10,000 टन। और ये कहाँ स्थापित है? हरियाणा के पानीपत में बनेगा जो भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र होगा। केंद्र ने प्रमुख पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर पर विकसित करने के लिए विशेष सहायता योजना SASCI शुरू की है। इस योजना के तहत इन स्थलों का विकास, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाएगी। यानी केंद्र ने, भारत सरकार ने प्रमुख जो पर्यटन स्थल है उनको वैश्विक स्तर पर विकसित करने के लिए, यानी भारत के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उनको विश्व स्तर पर विकसित करने के लिए एक विशेष सहायता यानी स्पेशल जो पैकेज की योजना है वो शुरू की है SASCI, जिसका पूरा नाम है स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। स्पेशल असिस्टेंट यानी विशेष सहायता फॉर स्टेट्स यानी जो राज्य हैं उन राज्यों को स्पेशल असिस्टेंट यानी एक विशेष सहायता दी जाएगी फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट
यानी उनमें जो निवेश है उस कुल निवेश को ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो ये SASCI का पूरा नाम है, जिसके तहत इस योजना के तहत क्या होगा, जो पर्यटन स्थल है चिन्हित किए जाएंगे उनका विकास होगा, उनकी ब्रांडिंग होगी, उनकी मार्केटिंग होगी, यानी उनका प्रचार प्रसार होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। इस योजना के तहत एक विशेष सहायता दी जाएगी विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। अमेरिका ने 2026 से यूनेस्को को छोड़ने की घोषणा की है। 2017 में ट्रंप सरकार ने भी ऐसा किया था, जिसे बाद में बाइडेन प्रशासन ने पलट दिया। अभी दुनिया भर से यूनेस्को में 194 देश सदस्य हैं। यूनेस्को आप जानते ही हैं, एक वैश्विक संस्था है। इसको 2026 से अमेरिका ने छोड़ने की घोषणा की है। कौन सा देश है वो यूनेस्को को छोड़ने की बात कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। और कब से? 2026 से कर रहा है, यानी अगले वर्ष से। पीछे भी इनको छोड़ने की बात हुई थी जब अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है अमेरिका में, और इससे पहले जब 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तब उन्होंने भी ऐसा किया था, छोड़ने का फैसला किया था। लेकिन बाद में जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने इस फैसले को पलट दिया था। अब वापस डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो उन्होंने वापस यूनेस्को को छोड़ने की घोषणा की है 2026 से। अभी दुनिया भर से यूनेस्को में 194 देश सदस्य हैं। दुनिया भर से कितने देश है वो यूनेस्को के सदस्य है? 194 देश है पूरे वर्ल्ड के, वो यूनेस्को के मेंबर है। तो अमेरिका इसको छोड़ने की बात कर रहा है 2026 से। विशेष ध्यान आपको यही रखना है। मोबाइल ऐप मेरी पंचायत को वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS प्राइज 2025 सांस्कृतिक और भाषाई विविधता बढ़ाने के लिए सम्मान मिला। यह सम्मान यानी जो वशिष्ठ प्राइज 2025 है, WSIS प्राइज, जिसका पूरा नाम है W का वर्ल्ड, S का समिट, ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, IS का क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो ये जो प्राइज है वो किस मोबाइल ऐप को मिला है? मेरी पंचायत। एक मेरी पंचायत मोबाइल ऐप है, उस ऐप को ये वशिष्ठ प्राइज 2025 मिला है। किसके लिए मिला है? जो सांस्कृतिक और भाषाई विविधता बढ़ाने के लिए, यानी इस ऐप के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो भाषाई विविधता और सांस्कृतिक विविधता बढ़ाने के लिए इसको ये सम्मान मिला है। यह ऐप स्थानीय भाषा में पंचायतों को डिजिटल बना रहा है, यानी जो मेरी पंचायत ऐप है वो जो लोकल लैंग्वेज है उन लैंग्वेज के अंदर काम कर रहा है। तो स्वतः ही जो भाषाई विविधता है वो बढ़ने का काम हो रहा है, और पंचायतों को साथ में ही डिजिटल बना रहा है, यानी ज़्यादातर पंचायतों के काम है वो ऑनलाइन इस ऐप के माध्यम से हो रहे हैं। तो पंचायतों का डिजिटलीकरण भी हो रहा है और स्थानीय भाषा में यूज़ हो रहा है, तो भाषाई विविधता भी बढ़ रही है और सांस्कृतिक जो विविधता है वो भी बढ़ रही है। तो मोबाइल ऐप मेरी पंचायत को कौन सा पुरस्कार मिला है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी वशिष्ठ प्राइज 2025। विश्व बैंक के अनुसार 2030 तक भारत के शहरों में 70% नई नौकरियां बनेगी। 2050 तक शहरी आबादी 95 करोड़ होने की संभावना है, जिसके लिए 2070 तक 14 करोड़ नए घर होंगे। इसमें आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, उनके अनुसार 2030 तक भारत के शहरों में कितनी नौकरियां बनेगी? 70% नौकरियां बनेगी। और 2050 तक जो शहरी आबादी है वो 95 करोड़ होने की संभावना है, शहरी आबादी। और 2070 तक है इन जो आबादी ये 95 करोड़ होने की संभावना है, तो जो जितनी नई आबादी होगी उनके लिए 14 करोड़ नए घर चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये आंकड़े हैं जो आपको याद रखने हैं कि भाई 2030 तक 70% नई नौकरी होगी, 2050 तक शहरी आबादी 95 करोड़ होने की संभावना है, और 2070 तक 14 करोड़ नए घर चाहिए। यानी 2030 तक 70% नई नौकरी, 2050 तक 95 करोड़ शहरी आबादी, और 2070 तक 14 करोड़ नए घर।
उसके बाद वर्ड ऑफ द टुडे की बात करते हैं। तो आज का हमारा जो वर्ड है, आज का जो शब्द है वो है एआई स्लोप। एआई स्लोप क्या है? एआई आप जानते हैं कि आज के युग में एआई का जो उपयोग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि। द अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट पर तेज़ी से एआई स्लोप बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? एआई स्लोप। देखो, एआई हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्लोप, स्लोप किसको बोलते हैं? जैसे मड, सीवेज यानी कचरा, स्लोप बोलते हैं कचरे को। किसको बोलते हैं? कचरा। तो जो एआई स्लोप है इंटरनेट पर वो तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी इंटरनेट का जो कचरा होता है वो एआई के कारण और तेज़ी से बढ़ रहा है। ये शब्द उन लेखों, तस्वीरों या वीडियो के लिए है जो जनरेटिव एआई से बनते हैं लेकिन जिनमें रचनात्मकता और तथ्यों की कमी होती है। इसे कमज़ोर गुणवत्ता वाले कंटेंट को डिजिटल कचरा या एआई स्पैम भी कहते हैं। ये इंटरनेट पर जगह तो घेरता है लेकिन पाठकों को कोई ठोस जानकारी नहीं देता है। ये शब्द 2020 के बाद चर्चा में आया और अब मीडिया, सोशल मीडिया और सर्च प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री को लेकर चिंता बढ़ रही है। यानी एआई स्लोप क्या है? पहली बात तो ये एआई से रिलेटेड है और किसकी रिपोर्ट के मुताबिक है ये एआई स्लोप बढ़ रहा है? द अटलांटिक की रिपोर्ट के अनुसार ये एआई स्लोप बढ़ रहा है। और ये शब्द उन लेखों के लिए, उन तस्वीरों के लिए, उन वीडियो के लिए है जो जनरेटिव एआई से बनते हैं। यानी जो जनरेटिव एआई है उनसे जो बनने वाले लेख, तस्वीर, वीडियो हैं उनके लिए ये एआई स्लोप शब्द काम में लिया गया है। अब इन जो जनरेटिव एआई से बनने वाले ये जो कंटेंट है, इन कंटेंट में क्या होती है कि जो रचनात्मकता होती है और तथ्य होती है इनकी कमी होती है। यानी फालतू के वीडियो, फालतू की जो तस्वीरें, फालतू के जो लेख जिनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो आज सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें को अपने को देखने की मिलती है जिनमें न कोई रचनात्मकता है, न कोई तथ्य है, यानी कोई फैक्ट भी नहीं है, न कोई क्रिएटिविटी है। तो ऐसे जो कंटेंट को क्या बोलते हैं? एआई स्लोप बोलते हैं। ऐसे कमज़ोर गुणवत्ता वाले कंटेंट को क्या बोलते हैं? डिजिटल कचरा बोलते हैं या एआई स्पैम भी बोलते हैं। यानी स्लोप, एआई स्लोप, एआई स्पैम, डिजिटल कचरा, जो कमज़ोर गुणवत्ता का कंटेंट है उसको बोलते हैं। और ये इंटरनेट पर जगह घेरता है। इंटरनेट पर क्या करता है? जो स्टोरेज होता है जगह घेरता है लेकिन पाठकों को कोई ठोस जानकारी नहीं देता है। जो पाठक है उनको कोई ठोस जानकारी नहीं देता है, फालतू के ये कंटेंट होते हैं। और ये शब्द है एआई स्लोप, ये कब चर्चा में आया? 2020 के बाद चर्चा में आया, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 2020 में जो कोविड के कारण लॉकडाउन लगा था और उस लॉकडाउन के कारण सोशल मीडिया का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा और तब से ये शब्द है वो चर्चा में आया। और अब मीडिया, जो सोशल मीडिया और सर्च प्लेटफॉर्म पर ऐसी जो सामग्री को लेकर है वो और ज़्यादा चिंता बढ़ रही है, क्योंकि आने वाले समय में एआई बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी और साथ साथ में इसके जो दुष्परिणाम हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। और मुझे लग रहा है अब वर्तमान में जैसे डॉक्टर और इंजीनियर, इनकी सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है, जो स्कोप है इनका, इन दोनों को ये एआई ले बैठेगा, क्योंकि इनके जो सारे काम है, मेडिकल जो फैसिलिटी है टोटल, और जो इंजीनियरिंग का जो काम होता है वो सारा एआई के थ्रू होने लगेगा। तो इन क्षेत्रों में आगे आपको बहुत संकट दिखाई देगा। तो चलो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। तो ओके, थैंक यू।